प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग सेट करने की कोशिश कौन सा देश कर रहा है? टर्की ने भारत की नेवी को 18 घंटे का अल्टीमेटम देने वाली जो न्यूज थी उसको लेकर क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटों के अंदर कौन सा यू टर्न मारा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टाटा को कौन सी अचीवमेंट मिली है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि इसी महीने अक्टूबर के एंड में प्रधानमंत्री मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। दरअसल अक्टूबर 26 से 27 को मलेशिया में आसियान समिट होने जा रहा है। आसियान के मेंबर्स की बात करें तो आसियान में 10 देश आते हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। लेकिन आसियान देश हमेशा से ही अपने समिट में चाइना, भारत और अमेरिका समेत और भी कुछ मेजर कंट्रीज को इनवाइट करते आए हैं। इस साल भी मलेशिया ने आसियान समिट में भारत, चाइना एंड अमेरिका तीनों को इनविटेशन भेजा है। और इसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों लीडर्स आसियान समिट को अटेंड करने मलेशिया जा रहे हैं। इसी आसियान समिट की साइडलाइंस के ऊपर खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग होगी, ये तो अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है। भारत को लेकर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप आमने सामने होंगे। एंड मोमेंट के ऊपर क्या होता है वो तो खैर पता नहीं, क्योंकि एंड मोमेंट के ऊपर ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की विजिट को अचानक से कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद जयशंकर सर ने जनरल असेंबली में भारत को रिप्रेजेंट किया था। और एंड मोमेंट के ऊपर ही कनाडा में जो G7 समिट हुआ था, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करने से पहले ही अचानक से फ्लाई करके वापस अमेरिका चले गए थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कॉल करके बात की थी। उस समय भी G7 समिट के साइडलाइंस के ऊपर मोदी और ट्रंप की मीटिंग शेड्यूल थी। अब देखना ही होगा कि आसियान समिट की साइडलाइंस के ऊपर क्या डिप्लोमेसी होती है, एंड अगर दोनों लीडर्स की मीटिंग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान देते हैं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फार्मा सेक्टर के ऊपर 100% के टैरिफ को लेकर। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया था कि 1 अक्टूबर यानी कि वेडनेसडे से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सभी पेटेंटेड और ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर 100% के टैरिफ चार्ज किए जाएंगे। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन एंड मोमेंट के ऊपर यू टर्न मार लिया है और 1 अक्टूबर से जो 100% टैरिफ लागू होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि फार्मा सेक्टर के ऊपर कोई भी टैरिफ अभी फिलहाल नहीं लगेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि टैरिफ को हमने कैंसिल नहीं किया है, बस पोस्टपोन किया है, क्योंकि हम अपने इस फैसले को रिव्यू कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने यह नहीं बताया कि पोस्टपोन कब तक के लिए किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के प्रेशर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एंड मोमेंट के ऊपर ये फार्मा टैरिफ्स को होल्ड के ऊपर डाल दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आ रही है G7 कंट्रीज को लेकर, जिसमें अमेरिका के साथ साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन इसके मेंबर्स हैं। रशियन ऑयल खरीदने के ऊपर अभी सिर्फ अमेरिका ने अकेले भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, लेकिन अमेरिका G7 कंट्रीज को भी प्रेशराइज कर रहा है कि ये देश भी मिलकर रशिया से क्रूड ऑयल और गैस परचेज करने वाली कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाएं। पहले तो ये देश खुद मान नहीं रहे थे, लेकिन एट द एंड ये सब भी अमेरिका के आगे झुक गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी कुछ ही घंटे पहले G7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स की आपस में एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि रशियन ऑयल खरीदने वाले देशों के ऊपर भी अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ऑयल एंड गैस तो खैर कई सारे यूरोपियन देश भी लेते हैं, इसलिए नए सैंक्शंस और टैरिफ के लिए इसके अंदर एक लूप होल भी रखा गया है। G7 देशों ने अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये साफ तौर पर मेंशन किया है कि जो देश रशिया से ऑयल परचेसेस को बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर ही सैंक्शंस या टैरिफ लगेंगे। यानी जो देश पहले से ज्यादा क्वांटिटी में रशियन ऑयल और गैस परचेज कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एंड इस कैटेगरी में सबसे ऊपर भारत और चाइना का नाम आता है, क्योंकि हमने ही रशियन ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ाया है। यूरोपियन देश पहले से कम क्वांटिटी में रशियन ऑयल या फिर रशियन गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी वेट एंड वॉच करना होगा कि ये G7 के देश मिलकर भारत और चाइना के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा से। आपको याद होगा पिछले साल कनाडा में पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों के कनाडा के घर के ऊपर फायरिंग हमला हुआ था। इस फायरिंग इंसिडेंट में पिछले साल अभिजीत किंगड़ा नाम के 26 साल के इंडियन को अरेस्ट किया गया था और बताया जा रहा था कि इसके लिंक्स उस समय लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ थे और इसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की डायरेक्शंस के ऊपर ही AP ढिल्लों के घर के ऊपर हमला किया था। पिछले साल से ही कनाडा में इसके खिलाफ इसको अरेस्ट करके मल्टीपल चार्जेस फाइल करके इसके खिलाफ केसेस चल रहे थे। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अभिजीत किंगड़ा नाम के इस व्यक्ति को कनाडा की कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम विक्रम शर्मा बताया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
गन शॉट्स फायर करने जिसमें कोई भी घायल नहीं हुआ था और 2 गाड़ियों को आग लगाने के आरोप में 6 साल की सजा देना, कई लोग इसके ऊपर आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट एंटिटी की लिस्ट में शामिल कर दिया है, इसलिए इतनी गंभीर सजा सुनाई गई है। आई होप कनाडा की पुलिस और कोर्ट्स उन खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर भी इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाएं जो भारतीय एम्बेसी या फिर भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक और हमला करते हैं और कनाडा के अंदर हिंदू मंदिरों को नष्ट करके वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। पिछले 48 घंटों से भारत में एक फेक न्यूज काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकांड रिसेंटली जब मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉयमेंट के लिए ग्रीस और साइप्रस के पास गई थी, उस समय टर्की की सीमा के पास आने के बाद टर्की की कोस्ट गार्ड ने इंडियन नेवी को 18 घंटे का अल्टीमेटम देकर INS त्रिकांड को वापस ले जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद INS त्रिकांड वहीं पर रही और भारत के 3 और नेवल वॉरशिप उस एरिया में आ गए और टर्की कुछ नहीं कर पाया और टर्की की कोस्ट गार्ड वहां से भाग गई। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ये न्यूज पूरी तरह से फेक न्यूज है और टर्की की कोस्ट गार्ड ने 18 घंटे की डेडलाइन इंडियन नेवी को दी, ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है और ना ही इंडियन नेवी ने टर्की की मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस किया और ना टर्की ने इंडियन नेवी की नेविगेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है। वैसे भी देखा जाए तो टर्की की कोस्ट गार्ड या फिर टर्की की नेवी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो भारत को धमकी दें या फिर भारत से उलझें। न्यूज आ रही है कि इंडियन नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट ने ग्रीस और साइप्रस की डिप्लॉयमेंट को भी पूरा किया, मेडिटेरेनियन सी की अपनी डिप्लॉयमेंट भी पूरी की और जहां तक बात है टर्की और भारत की सेना की, तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स के अंदर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है, वहीं पर टर्की का रैंक 9th है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को लेकर। दरअसल अभी तक भारत में एक भी ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं थी जहां पर एक फिनिश्ड हेलीकॉप्टर कंप्लीटली तैयार होकर बन पाता था। DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये तो खैर मिलकर भारत में काफी पहले से हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारी कंपनीज हैं। भारत की कई कंपनीज हैं जो हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनीज के लिए यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करके उनको इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करती हैं। लेकिन एक फाइनल असेंबली लाइन अभी तक भारत में नहीं खुली थी, लेकिन अब भारत के हाथ ये अचीवमेंट भी लग गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। टाटा की सब्सिडरी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यूरोप की एरोस्पेस जायंट एयरबस कंपनी ने आपस में टाई अप कर दिया है और अब दोनों ने मिलकर भारत में अपनी पहली असेंबली लाइन सेटअप करने और भारत के अंदर ही एक कंप्लीट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया है। ये असेंबली लाइन कर्नाटका की कोलार डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की गई है और अगले साल 2026 में यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और साल 2027 में यहाँ से पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर रोल आउट हो जाएगा। कर्नाटका के इस प्लांट में सबसे पहले एयरबस H125 मॉडल हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर होंगे। स्टार्टिंग में इस फैसिलिटी के अंदर 10 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करने का टारगेट रखा गया है एंड इसको आगे चलकर बढ़ाया जाएगा। गुड न्यूज ये है कि एयरबस की एशिया में पहली हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है, वो भी भारत में खुल गई है। ग्लोबली देखा जाए तो एयरबस की 4th हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है। एक फ्रांस में है, 2nd अमेरिका में, 3री ब्राजील में और ये 4थी भारत में खुल गई है। एयरबस कंपनी का टारगेट है अगले 2 दशक में एशिया रीजन में 500 हेलीकॉप्टर सेल करने का और ये सभी हेलीकॉप्टर्स इसी भारत वाले प्लांट से एक्सपोर्ट होंगे। हेलीकॉप्टर के बाद अब कमर्शियल पैसेंजर प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का वेट है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर लायनल मेसी को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि लायनल मेसी इस साल दिसंबर महीने में भारत पर आएंगे और यहाँ पर वो गोट टूर करेंगे। गोट टूर में भारत में कंसर्ट्स, मीट एंड ग्रीट सेशंस होंगे, फूड फेस्टिवल्स में हिस्सा लेंगे, फुटबॉल मास्टर क्लासेस होंगी और एक पैडल एक्सिबिशन में भी वो हिस्सा लेंगे। न्यूज आ रही है कि लायनल मेसी भारत की 4 सिटीज में विजिट करेंगे। सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद मुंबई और फिर न्यू दिल्ली और एंड में लायनल मेसी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी मुलाकात करेंगे। इन सभी इवेंट्स के अंदर भारत के कई सारे सेलिब्रिटीज भी शामिल हो सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है, मेसी या फिर रोनाल्डो या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गल्फ से। मिडिल ईस्ट के देशों में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने की होड़ लग गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भी कतर के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत अब अगर कोई भी देश कतर के ऊपर हमला करता है तो कतर और अमेरिका के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अमेरिका उस देश के खिलाफ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्शन लेगा और कतर को डिफेंड करेगा। अमेरिका ने कतर को इंश्योरेंस दी है कि अगर कोई भी देश कतर के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका डिफेंस में आएगा। पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, उसके बाद अमेरिका, कतर और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि UAE, कुवैत और ओमान, ये तीनों गल्फ देश भी अपनी सिक्योरिटी के लिए इसी तरह का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। वैसे तो ये बस इमेजिनरी सवाल है, लेकिन क्या अगर UAE कल को भारत से रिक्वेस्ट करे कि वो हमारे साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो क्या UAE के साथ भारत को म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, हाँ
या फिर ना, मिडिल ईस्ट के देशों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चंडीगढ़ से। न्यूज निकल कर आ रही है कि चंडीगढ़ भारत की पहली स्लम फ्री सिटी बन गई है। आखिरी की स्लम्स शाहपुर कॉलोनी में थी, जिनको रिलोकेट कर दिया गया है और अब चंडीगढ़ देश की पहली स्लम फ्री सिटी बन गई है। इसके साथ ही एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टेट में सभी शॉप्स और थिएटर्स को 24 घंटे ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। केवल लिक्वर, वाइन शॉप्स, बार्स और जिन एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर लिक्वर सेल होता है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। बाकी सभी तरह की शॉप और एस्टेब्लिशमेंट्स 24 घंटे खुल सकती हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।